तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगे होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का विषय है उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कैसे करें, यानी तैयारी का हमारा जो तरीका है, जो हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी को कितने स्टेजेस में बांटना होगा, सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना होगा और हर स्टेज पर कौन कौन सी बुक्स या कौन से दूसरे रिसोर्सेज की मदद लेनी होगी, इन सभी पर बात करेंगे। और आज की वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो ये है कि हमें किस तरह की गलतियां नहीं करनी है या कौन कौन सी किताबें हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। ये आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के मन में सबसे ज़्यादा डाउट इसी बात को लेकर है कि क्या पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। इसके लिए आप YouTube पर सर्च करते हैं और YouTube पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जहां आपको ये बताया जाता है कि ये वाली किताबें पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। या आपको कई वीडियोस ऐसी भी मिल जाती हैं जहां सीधे सीधे थंबनेल लगा होता है कि मैंने अपनी तैयारी इस तरीके से की या मैंने नौकरी इस तरह पाई, और ऐसी वीडियोज़ पर लाखों में व्यूज़ होते हैं और आप लोग भी ऐसी वीडियोस को तुरंत देखने लगते हैं और उनमें बताई गई बातों को फॉलो भी करने लगते हैं। और थोड़े टाइम के बाद आपको पछताना पड़ता है जब आपको पता चलता है कि उन बातों को फॉलो करके आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होगी कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये समझना है। जो लोग भी ये कहते हैं कि मैंने अपनी तैयारी इस तरह से की, मैंने नौकरी इस तरह से पाई, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा। लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने अगर तैयारी की तो कब तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती आखिरी बार आई थी 2015 में, यानी आज से 5 साल बाद। अगर 2022 में आपका पेपर होगा तो लगभग 6 साल के बाद पेपर होगा, यानी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है 6 साल पहले। तो 6 साल पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है। और अगर एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल चुका है, कंपटीशन का लेवल भी बदल चुका है, तो आपको अपनी तैयारी भी बदलनी होगी। आप पुराने तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये सोचने वाली बात है। इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बताए आप उसको फॉलो मत किया कीजिए। सबसे पहले आप सोचिए कि जो भी बताया जा रहा है क्या वो सच है या उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आप एक बार सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, उसके बाद मेरी बातों को फॉलो कीजिए। अगर 2015 की बात की जाए तो आपको एक बात समझनी होगी कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल हमारे पास थे 13,316 पद। लेकिन जो 2021 में वैकेंसी आने वाली है इसमें सिर्फ 7,882 पद हैं। हालांकि इसमें पदों में कुछ बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के, यानी 7,882 से हो सकता है कुछ 7,896 के आसपास हो जाए, बस 5-10 सीटों का फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 2015 से 21 में लगभग आधी सीटों का फ़र्क है। सीटें लगभग आधी हो गई हैं। तो अगर सीटें कम है तो कंपटीशन अपने आप टफ हो जाएगा, इतना आप भी समझते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 2015 में भीड़ बहुत थी क्योंकि जनरल फॉर्म निकले थे, यानी कोई भी फॉर्म को भर सकता था, इसलिए बहुत भीड़ थी। लेकिन 21 में सिर्फ वही भर सकते हैं जिन्होंने पीईटी पास की हुई है, तो भीड़ कम होगी। जाहिर सी बात है भीड़ कम होगी, लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि 2021 में फार्म कौन भर सकता है, वो लोग जो पीईटी पास करके आए हैं। और पेट वही पास करके आया है जिसमें कुछ बात है, कुछ दम है। तो भीड़ भले ही कम होगी, लेकिन जितनी भी भीड़ होगी वो कंपटीशन टफ देने वाले हैं। तो इसका मतलब भीड़ कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपटीशन टफ होगा। दूसरी चीज़ है पैटर्न। 2015 से 21 तक पैटर्न भी बदल चुका है। पैटर्न में 2 तरह के बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि ना सिर्फ लेखपाल बल्कि पिछले 3-4 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अब जो पेपर हो रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल हो रहे हैं, जबकि 2016 या उससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो फैक्चुअल होते थे। यानी पहले के एग्ज़ाम में आप कोई भी किताब उठाइए, टॉपिक को पढ़िए, उसकी डेफिनेशन पढ़िए, 4-5 एग्जाम्पल कीजिए,
उसके बाद एग्ज़ाम में बैठिए, आपको किताबों की तरह ही ज्यों के त्यों क्वेश्चन मिल जाते थे और आप उनको सॉल्व कर लेते थे बहुत आसानी से। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से पेपर बनने लगा है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल पेपर में क्या है कि आप किसी भी टॉपिक में डेफिनेशन रट के और 4 एग्जाम्पल करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उस टॉपिक के तह तक जाना होगा, 2 अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट करना सीखना होगा, तब आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा पैटर्न चेंज हुआ है वो है नंबरों का। यानी 2015 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80 नंबर की आपकी थ्योरी का पार्ट था, यानी लिखित परीक्षा थी, और 20 नंबर का होता था इंटरव्यू। लेकिन 2021 में पूरे 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अब इसमें बदलाव ये है कि अगर जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर एवरेजन आपको कम नंबर दिए जाते हैं, यानी इंटरव्यू में किसी भी स्टूडेंट्स को कम नंबर मिलते हैं एज़ कंपेयर टू रिटन एग्ज़ाम। यानी रिटन एग्ज़ाम में कोई भी बंदा ज़्यादा स्कोर कर पाता है। आप मान के चलिए जहाँ किसी बच्चे को 20 में से 10 से 12 नंबर इंटरव्यू में मिलते हैं, वहीं वो 17 से 18 नंबर या 15 नंबर ले जाता है रिटन एग्ज़ाम में। तो इसलिए भी ये कह सकते हैं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो अगर इतने सारे बदलाव हुए हैं तो आपको तैयारी भी बदलनी होगी। आप देख रहे हैं पदों में भी बदलाव हो गया, पैटर्न में भी चेंज हो गया, तो तैयारी भी बदलनी होगी। अगर हम बात करें आपके कट ऑफ की तो आप देखेंगे 2015 में जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी वो गई थी 60 से 63 तक। उसके बाद ओबीसी में आपकी जो कट ऑफ है वो गई थी 55 से 58 तक। इसके अलावा एससी में 47 से 52 और एसटी में आपकी कट ऑफ थी 42 से 47 तक। ये आपकी कट ऑफ थी 2015 की। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब पैटर्न चेंज हुआ है, कंपटीशन टफ है, इंटरव्यू ख़त्म किया गया है, तो अपने आप ही कट ऑफ इससे थोड़ी सी ऊपर जाएगी। हालांकि कट ऑफ क्या होगी इसकी प्रेडिक्शन करना अभी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो अब तैयारी को कैसे करना है चलिए ये देखते हैं। अगर आप मेरी माने तो तैयारी को 3 स्टेजेस में बांट कर कीजिए। सबसे पहला पार्ट होगा आपका थ्योरी का, यानी किसी भी पार्ट को उठाइए और उसकी थ्योरी को पढ़ डालिए। उसके बाद कीजिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले पूरे सिलेबस की थ्योरी रट ली उसके बाद एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू की। इसमें गड़बड़ ये होगी कि जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे। इसलिए आप ये गलती मत करना कि पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लें उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। आपको करना ये है कि एक चैप्टर की आपने थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद इसी चैप्टर की आपने प्रैक्टिस कर ली। लगभग 50 से 100 क्वेश्चन उठाया इसी चैप्टर पर और प्रैक्टिस कर ली। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में छप जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगली बार आप जब भी दोबारा इस टॉपिक को छुएंगे एक नज़र आपको सिर्फ देखना होगा, वापस सारी की सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। ये तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होगा मेरे हिसाब से। और जब आप थ्योरी भी कंप्लीट कर लें उसके बाद हर चैप्टर पर प्रैक्टिस भी कर लें, उसके बाद आपकी तीसरी स्टेज होती है प्रैक्टिस सेट की या प्रीवियस ईयर पेपर की। ये काम आपको तब करना है जब आपकी थ्योरी और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, या फिर कम से कम आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, तब आपको प्रैक्टिस सेट उठाना है या प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे तो चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, मान लीजिए सिर्फ 2 चैप्टर, आपने 2 चैप्टर पढ़ा उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इन 2 चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आया उसको आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन बाकी के चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, वहाँ के सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा 2-3 सेट में हुआ आप तुरंत डिप्रेस हो जाएंगे, आपका मनोबल टूट जाएगा, तैयारी में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आप इस वाले पार्ट को तब छुएं जब आपका कम से कम आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला थ्योरी, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और सबसे लास्ट में आपका ओवरऑल प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर पेपर।